सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, भारत के वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम आ चुका है कल, और सीपी राधाकृष्णन जी भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि सीपी राधाकृष्णन जी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका स्वभाव भी बहुत ही नरम है। प्लस वो बीजेपी तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं और हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर थे। अब दोस्तों, मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था आपको कि सीपी राधाकृष्णन जी ही मोस्ट लाइकली जीतेंगे। तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस क्यों था? मेन कॉन्फिडेंस का रीजन मेरे पीछे जो बैठे हैं अमित शाह जी, ये देखिए। अमित शाह जी जब बैठे हो दोस्तों, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले, तब आप यकीन मानिए विरोधियों को यह डर सताता है कि कहीं क्रॉस वोटिंग में उनके ही पार्टी के कैंडिडेट कहीं वोट ना दे दे एनडीए के फेवर में। और हुआ भी कुछ वैसा। 452 वोटों के साथ में सीपी राधाकृष्णन जी जीत के आए हैं। इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट थे बी सुदर्शन रेड्डी जी बुरी तरह से हारे हैं। अब आपको बताऊं कि 315 वोट गिरे थे इंडिया अलायंस के खेमे से। 315 कैंडिडेट में से 315 के 315 लोगों ने वोट डाले थे। अब 300 यूनिट खाली वोट मिला है इनको, इंडिया अलायंस को। तो बाकी के 15 वोट जो क्रॉस वोटिंग में हुए हैं वो कैसे हुए? अब इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जी सर फोड़ेंगे अपना, ये सोचते हुए। आपको बता दूं कि भारत के अंदर में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी साजिश चल रही है। एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हम 6 महीने में गिरा देंगे। और आप यही बात अमित शाह को बता के कर पाओगे? बिना बताए तो कर ही नहीं पाओगे। तो इन लोगों को क्या लगता है कि ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि 6 महीने में गिरा देंगे और अमित शाह होते हुए बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं? इनकी इतनी हैसियत है? नहीं। भारत के अंदर में दोस्तों जगदीप धनखड़ जी जैसे ही रिजाइन डाल के अपने निकल लिए थे, एक बड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो गया था वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए। ऑपोजिशन पार्टी ने कई तरह के नैरेटिव सोशल मीडिया से लेकर टीवी न्यूज चैनल्स के डिबेट में हर जगह फैलाने की कोशिश की कि बीजेपी जगदीप धनखड़ को निकाल रही है, कुछ तो पक रहा है इनके बीच में। कहां गए जगदीप धनखड़ जी? पूरा रचाया हुआ गेम जो था उसके आर्किटेक्ट थे जयराम रमेश। तो ये कांग्रेस ही बाज नहीं आएंगे और इनको औकात दिखा दी है बीजेपी ने, अमित शाह जी ने, कि तुम्हारे ही कैंडिडेट एनडीए के होके तरफ से वोट डालेंगे। अब तुम सोचते रहो कि तुम्हारी टीम में से कौन किसने अपना सेल्फ गोल किया। इंडिपेंडेंट जितने कैंडिडेट थे दोस्तों एनडीए के साथ में गए हैं। जबरदस्त लॉबी की है अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, पूरी बीजेपी ने मिलकर। अब बी सुदर्शन रेड्डी जी को कम्युनिस्ट माइंडसेट, अल्ट्रा लेफ्ट वाला आइडियोलॉजी वाले माना जाता है। अब भाई साहब लालू यादव के साथ में तस्वीर खिंचा रहे थे, उसको लेके भी रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कांग्रेस ही कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। बी सुदर्शन रेड्डी जी ने भी कहा कि वो तो बीजेपी है, बीजेपी तो बोलती रहेगी, क्या हो गया? सोचिए, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक कन्विक्टेड चारा घोटाले का चोर लालू यादव के साथ में तस्वीर खिंचा रहा है। इससे बड़ी भारत के अंदर में दुर्गति हो सकती है ऑपोजिशन की कि ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया जो कि सालवा जुलूम के खिलाफ में जजमेंट देते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के खिलाफ में उन्होंने रिव्यू करने से मना कर दिया। भारत इजराइल से क्यों हथियार खरीदता है, इसमें भी भाई साहब ने अपना लॉबी बनाने की कोशिश की थी, प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन किया था। तो किस तरफ जा रही है ये ऑपोजिशन, ये उनको बैठ के चिंतन करने की गहरी जरूरत है, क्योंकि ऑपोजिशन का ये चूरन बिक नहीं रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में ये लोग जिस तरीके से भारत के अंदर में एक फॉल्स नैरेटिव, फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कोई खरीदार नहीं मिल रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई भारत का व्यक्ति भरोसा नहीं करता इंडिया अलायंस पे। आज इस हाल तक पहुंच चुकी है इंडिया अलायंस। अब दोस्तों सुप्रिया श्रीनाथ बोलती है कल कि अगर दोनों संसदों की वोटिंग वाइस प्रेसिडेंट के लिए बैलेट पेपर से होनी है तो पूरे भारत के अंदर में क्यों नहीं होती है?
चलो बैलेट पेपर में ही तुम जीत के दिखा दो ना, तुम लोगों को बैलेट पेपर से वोटिंग चाहिए ना, बैलेट पेपर में ही जीत के दिखा दो। आंकड़े ही नहीं है तो कहां से जीतेंगे भाई। और बैलेट पेपर जब चलता था पूरे भारत के अंदर में आजादी से लेके 2005 साल तक, तो सबको पता है किस तरीके से बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, बंदूक के दम पे कैप्चर किए जाते थे, थप्पा मारा जाता था, स्याही डाल दी जाती थी, सबको पता है। कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी के तो ऊपर में कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया था, सबको पता है ये बात। तो औकात दिखा दी है इंडिया अलायंस को। राहुल गांधी जी मलेशिया चले जाते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट के लिए बीजेपी एनडीए वर्कशॉप कर रही है अपने सारे सांसदों के साथ में। 3-3 दिन दोस्तों इन लोगों ने वर्कशॉप चलाई है, डिनर पार्टी होस्ट की है, उसमें बताया है प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने भी योजना है उसके बारे में अपने सांसदों को ट्रेनिंग दी है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके लोगों से जुड़िए, ये सारी जितनी भी प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स है वो लोगों को मुहैया कराने में मदद कीजिए। तब राहुल गांधी जी मलेशिया में आराम से वेकेशन मना रहे अपने, पता नहीं वेकेशन मना रहे या किस से मीटिंग करने गए हैं पता नहीं है, लेकिन मलेशिया से वही पहुंचे और सीधा वोट डालने गए। ये हाल है दोस्तों, यही होना है, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। इंडिया अलायंस अपना रास्ता भटक चुकी है और अब मोदी विरोध करते करते ये लोग आर्मी पे भी कमेंट करते हैं। अभी नेपाल के अंदर में जो हुड़दंग मचा है, मेरी नेक्स्ट वीडियो उस पे है दोस्तों, उस पे भी किस तरीके से इंडिया अलायंस के नेता लोग सोशल मीडिया में इनडायरेक्टली धमकी देते हुए ट्वीट कर रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा और उनको एक जवाब भी देना चाहूंगा जोरदार। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और कमेंट करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था सीपी राधाकृष्णन ही मोस्ट लाइकली जीतने वाले हैं, बिकॉज आई हैव फुल फेथ इन अमित शाह। अमित शाह जब तक बैठे हैं भाई, इतनी आसानी से इंडिया अलायंस पूरी इकट्ठा भी आ जाएगी ना, फिर भी नहीं हरा पाएगी और एनडीए की यूनिटी फिर से एक बार साबित हो चुकी है। एनीवे, प्लीज आप कमेंट करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।